feels the light when the dawn is still dark. With this quote, India's Finance Minister Ms. Nirmala Sitharaman yesterday presented the Union Budget 2022. The Union Budget is the annual financial report of India, an estimate of income and expenditure of the government on a periodical basis. A very good afternoon to all. Today we all are here to discuss the Union Budget 2022. I would like to extend our warm welcome to Dr. Ashish Malik, Director Access Colleges, Mr. Arurain Soni, Director Student Activity Cell, and our guest speakers, Mr. Manish Katyar and C.A. Swarnim Gupta, to discuss the budget in detail. Along with the guest speakers, today we are having brilliant students who will be a part of Budget Pe Charcha session. Now, I would like to invite Arurain Soni sir to discuss about the objective why all we are here. Thank you, Ketki ma'am. So, good afternoon everyone. Good afternoon, sir. See, budget is one particular word. See, it is such a complex word that whenever we hear word budget, दिमाग में ये आता है कि क्या है ये. एंड स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए तो बजट का मतलब सिर्फ वो है कि करंट अफेयर्स को तैयार करना. सो टुडे वी आर गोइंग बियॉन्ड करंट अफेयर्स एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बजट पर चर्चा इज टू मेक यू ऑल आर अवेयर ऑफ what budget is all about, right? Two experts are here. One is C.A. Swarnim Gupta ma'am, another is Manish sir. दोनों लोग से आप क्लासेस भी बराबर लेते हैं. तो आज एक्चुअली में जो भी आप डिस्कस करेंगे, I'll be a silent eye and Vineet sir, we will be here and we'll be silent observer. We'll be just observing कि आप लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, right? तो be natural. Feel like it's a classroom and you all have to understand that what budget is all about. तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही हेल्दी और बहुत अच्छी तरीके से आज इस चर्चा पे पार्ट करेंगे. And moreover, one brief lecture is already given to you by Swarnim ma'am. Hello everyone. So now we are discussing budget 2022. So as you all know कि कल हमारे पास क्या आया था? Budget 2022. What is budget all about? आज हम लोग बजट के कुछ की पॉइंट्स पढ़ेंगे. पहले बताइए कि बजट होता क्या है. What is budget? हम लोग जब भी अपने घर में भी every month we are having a budget ना, we make a budget कि इस महीने we are having a budget of 10,000 rupees और 10,000 rupees में हम लोग को क्या करना है. अगर we are talking about a normal household तो 10,000 rupees में उसे क्या करना है, अपने राशन का खर्चा देना है. देन उनके और क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस होता है वो देंगे, अगर उन्होंने कोई मेड रखा है वो देंगे. तो ऑल द एक्सपेंसेस. वैसे ही हमारी कंट्री के बारे में हम बात करते हैं. Our country is also having a budget. Without budget कंट्री कैसे चल पाएगी. तो हम जब बजट के एनालिसिस करते हैं तो हम लोग यहाँ पे अपने इंडिया के बजट का एनालिसिस कर रहे हैं. आज मैं आप लोगों को कुछ की पॉइंट्स बताऊंगी जो हमारे बजट के बारे में आए हैं. Who is the finance minister this time? निर्मला सीतारमण. उन्होंने इस बार बजट जो है वो अनाउंस किया है. तो बजट में जो बहुत सारी चीजें आई हैं, स्टार्ट करेंगे हम लोग इनकम टैक्स से. यू ऑल स्टडी इनकम टैक्स, आप लोगों को पता है इनकम टैक्स क्या होता है. बजट में इस बार इनकम टैक्स की स्लैब रेट्स चेंज नहीं करी गई हैं. क्यों नहीं करी गई हैं? क्योंकि कोविड है. ठीक है, कोविड के पीछे पीपल आर ऑलवेज, मतलब दे आर वेरी सफरिंग ड्यू टू कोविड. ऑल द पीपल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ कोविड. अगर अभी वो लोग टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो इस सिचुएशन में क्या होगा, लोगों के ऊपर बर्डन आ जाएगा. तो गवर्नमेंट ने टैक्स रेट्स में कुछ भी हाइक नहीं करा है. जो स्लैब रेट पहले था, द सेम स्लैब रेट इज राइट नाउ आल्सो. तो देयर इज नो चेंज इन आवर स्लैब रेट. पहली चीज ये. अब हम दूसरी बारे में बात करते हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं इनकम टैक्स में. इनकम टैक्स में हमारा सबसे पहला चेंज आया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में. क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में चेंज है? आप लोगों को पता होगा टैक्स रेट नहीं बदला है. द टैक्स इज सेम 10%, लेकिन सेस, जो सेस और सरचार्ज, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा. सरचार्ज हम लोग टैक्स चार्ज करते थे दैट इज अबव द नॉर्मल टैक्स रेट. तो सरचार्ज जो है वो कितना कर दिया गया है, 15%. पहले वो 37% तक जाता था, बट नाउ द सरचार्ज रेट इज कैप्ड टू 15%. मतलब 15% से कम हो जाएगा बट 15% से ज्यादा नहीं होगा. मैक्सिमम लिमिट इज 15%. देन वील गो फॉर द सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट हमारा टैक्सेशन का है कि हम बात करते हैं AMT की, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्सेशन. पहले ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो था हमारा that was 18.5%, but now the AMT rate is reduced to 15% for cooperative societies as well. कितना हो गया है? 15%. AMT का रेट हमारा रिड्यूस हो गया है. इनकम टैक्स में हम लोग बहुत सारी नई चीजें भी लाए हैं. पहले आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में, यू गाइस आर हैविंग एनी आइडिया रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी? क्या होती है क्रिप्टो करेंसी?
It is a digital way of Digital tokens, make payment. डिजिटल पेमेंट सिस्टम। Yes. विल स्टडी अबाउट डिजिटल करेंसी एज वेल। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट जो कि टैक्स में आया है, दैट इज इनकम टैक्स रिटर्न। वी फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, एवरी इंडिविजुअल फाइल्स द इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न का रिवीजन का पहले टाइम पीरियड था विद इन 1 ईयर फ्रॉम द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। अब आपको रिवाइज करने के लिए 2 साल दे दिए गए हैं। 2 साल पहले आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करा, वो आप कितने टाइम में अमेंड कर सकते थे? 1 साल में रिवाइज कर सकते थे, बट अब क्या हो गया, आपको 2 साल का पीरियड दिया गया है उसको रिवाइज करने के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास नेशनल पेंशन स्कीम में आया हुआ है अमेंडमेंट। नेशनल पेंशन स्कीम क्या बताती है आपको? पहले नेशनल पेंशन स्कीम में, नेशनल पेंशन स्कीम यू नो व्हाट इज एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम गवर्नमेंट की होती है। पहले फॉर 10% तक मिलता था स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को डिडक्शन। नेशनल पेंशन स्कीम में 2 लोग पैसा लगाते हैं, एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉयर। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को 14% तक का डिडक्शन मिलता था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सिर्फ 10% तक डिडक्शन मिलता था। बट नाउ विद द न्यू बजट जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको भी कितने का डिडक्शन मिलेगा? 14% का। दिस इज अबाउट नेशनल पेंशन स्कीम। उसके बाद हम लोग देखते हैं इन्होंने क्या करा गया, टैक्स रिलीफ दी है। किसको टैक्स रिलीफ दी है? फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। पहले जो भी डिसेबल पर्सन्स थे उनके पेरेंट्स को भी रिलीफ दी गई है। इफ यू फैमिली, अगर आपकी फैमिली में डिसेबल हैं तो उसके लिए भी आपको रिलीफ दी गई है। इसके बाद हम स्टार्टअप के बारे में बात करते हैं। स्टार्टअप को पहले जो भी स्टार्टअप, ठीक है, 31 मार्च 2022 तक, 31 मार्च 2022 तक जो भी इनकॉर्पोरेट हुई थी उनको 3 इयर्स का टैक्स रिलीफ मिला था। यू नो व्हाट क्या होता है, जितनी भी स्टार्टअप्स होती हैं 10 साल का पीरियड होता है उनका। हम मानते हैं कि अगर कोई भी स्टार्टअप 31 मार्च 22 तक, 31 मार्च 2020 तक जो भी स्टार्टअप रजिस्टर हुई हैं, इनकॉर्पोरेट हुई हैं कंपनीज, 10 इयर्स में उनको 3 इयर्स का क्या मिलता है? टैक्स रिबेट मिलता है। मतलब 3 साल, 10 सालों में से वो 3 साल टैक्स नहीं पे करें। तो अब ये चीज किसके लिए आ गई है? 2023 तक। मतलब अगर कोई स्टार्टअप हम लोग आज बनाते हैं, 23 में बनाते हैं, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में बनाते हैं, तो उसको भी क्या मिलेगा? रिबेट मिलेगा इस चीज का। तो स्टार्टअप के लिए बहुत बेनिफिशियल रहा। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने एक चीज इसमें पढ़ी है कि आपका जो सरचार्ज का रेट था, ठीक, कंपनीज के ऊपर वो रिड्यूस कर दिया गया है फ्रॉम 12% टू इट इज बीन रिड्यूस टू 7% ओनली। तो ये सारी जितनी भी कंपनीज हैं हमारी डोमेस्टिक कंपनी, सरचार्ज का रेट कितना हो गया है? 12 से रिड्यूस होके 7% हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे 1-2 पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे, कौन कौन से मेजर चीजें हैं जहाँ पे चेंजेस आए हैं। हम लोग डिस्कस करते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। पहले बताइए, क्रिप्टो करेंसी आप लोगों को पता है? क्रिप्टो को आज तक कोई रिकॉग्निशन, वी वर कंफ्यूज कि क्रिप्टो इज हैविंग एनी रिकॉग्निशन और नॉट। लोगों को लग रहा था, पीपल वर इन डाउट कि यार क्रिप्टो में हम डील तो कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो। बट क्रिप्टो में गवर्नमेंट ने 30% टैक्स रेट लगाया है। 30% टैक्स रेट, अगर गवर्नमेंट किसी चीज पे कहती है कि 30% से हम इसमें टैक्स चार्ज करेंगे, एक क्रिप्टो करेंसी को इन्होंने रिकॉग्निशन दिया, इसको उन्होंने विजुअल असेट के नाम से बुलाया, तो अब उसका रिकॉग्निशन हो गया है। तो क्रिप्टो करेंसी चार्ज एट फ्लैट रेट ऑफ 30%। इससे, लेकिन अगर आप क्रिप्टो में डील करते हैं और आपको कोई भी लॉस आता है, क्या होता है? लॉस आता है, तो लॉस का आपको कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ नहीं होता है। लॉस इज नॉट अलाउड। फाइन, आप जब इनकम टैक्स पढ़ते हैं तो लॉसेस का डिडक्शन मिलता है, अगर आपके कुछ होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, ठीक है, सेट ऑफ होते हैं, बट यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं अलाउ होगा। और क्रिप्टो से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का रिडक्शन होगा। कोई चीज आपने परचेज करी, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करी जाएगी उससे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर के बारे में। एजुकेशन सेक्टर में बहुत ही अच्छी चीज आई हुई है। पहले क्या होता था, आप लोगों को, अभी हम लोग कोचिंग्स में कितना पे करते हैं कि नहीं करते हैं? पहले आप लोगों ने कभी टीवी में देखा हो तो आप लोगों के यहाँ कभी कभी चैनल्स, डीडी के चैनल्स आते थे जिनमें पढ़ाया जा रहा होता था, वो पहले 12 होते थे। नाउ गवर्नमेंट हैज इंक्रीज दिस सिस्टम 200 चैनल्स आर देयर। तो 1 से लेकर 12 तक इन्होंने क्या करा, जितनी भी सप्लीमेंट्री एजुकेशन है ये क्या टीवी में आएगा, तो इससे हम लोग देखेंगे उसे, तो एक्सपर्ट टीचर्स विल बी हायर्ड, वो करेंगे काम, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने एग्रीकल्चर के बारे में। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात करते हैं तो फार्मर्स के लिए जो एमएसपी आया हुआ है, फार्मर्स के लिए क्या है? एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको मिनिमम सेलिंग प्राइस। तो इन्होंने एक फिगर दी हुई है, फिगर इन्होंने बताया हुआ है कि जितने भी फार्मर्स हैं उनको 2.37 लाख करोड़, कितना? 2.37 लाख करोड़ डायरेक्टली क्रेडिट होगा
163 लाख फार्मर्स के अकाउंट में, ठीक है। 2.37 लाख करोड़ विल बी डायरेक्टली क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ 163 लाख फार्मर्स। फिर हम बात करते हैं ऑयल सीड्स की। ऑयल सीड्स क्या होते हैं? जो आपको पता होगा, जो भी ऑयल बनता है ना हमारा, ज्यादातर हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, इट इज इम्पोर्टेड। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि वो चाहता है कि इंसेंटिव देते हैं, गवर्नमेंट इज गिविंग इंसेंटिव कि जो है हम लोग यहाँ पे ऑयल सीड्स खुद ही बना पाए, ठीक है, जिससे कि हमारा इंपोर्ट क्या हो जाए, कम हो जाए और हम लोग इन हाउस ही करें। तो इसके लिए हम लोगों को क्या मिला है, इंसेंटिव। तो और एग्रीकल्चर के बारे में हम बात करते हैं, ड्रोन, आप लोगों ने सुना हो अगर, तो ड्रोन सिस्टम उन्होंने रखा है कि एग्रीकल्चर में, फार्म में, चलो पहले तो वो पेस्टिसाइड्स डालते थे, फर्टिलाइजर्स डालते थे, अब क्या होगा, वो देख सकते क्रॉप की क्वालिटी कैसी है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो बीन सीन थ्रू दैट कि क्रॉप की क्वालिटी कैसी है। देन वी गो विद टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर के बारे में तो आप सबको आइडिया होगा, टेलीकॉम सेक्टर में क्या हो रहा है। टेलीकॉम सेक्टर में 5G स्पेक्ट्रम की ऑप्शन आ रही है, अब 5G आ जाएगा इस बार, ठीक है ना। और आपका जो भी आप जब देखते थे 28 दिन का रिचार्ज होता था, तो नाउ इट्स बीन टू 30 डेज, ये आपकी गाइडलाइंस आई हुई हैं और आपका 5G इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। और अब हम लोग बात करेंगे डिफेंस सेक्टर के बारे में। तो डिफेंस सेक्टर में पहले क्या होता था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पहले DRDO करता था, बट नाउ अब गवर्नमेंट ने हमारे इस नए बजट के साथ कहा है कि इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप ये दोनों मिलके भी रिसर्च सेक्टर में क्या कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स। मतलब ये नहीं कि सिर्फ वही डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री पीपल एंड स्टार्टअप्स कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन दैट, जिससे कि, और सबसे बड़ी बात जो हमारी मैम ने बोली थी इसके बारे में, जॉब क्रिएशन के बारे में, दैट इज अ वेरी बिग थिंग जो बहुत डिजिटल मार्केट को इन्होंने प्रमोट करा है। क्या क्या चीजें उसमें आती हैं, एनिमेशन, फर्स्ट थिंग इज एनिमेशन, दूसरा है विजुअल इफेक्ट्स, देन ग्राफिक्स, कॉमिक्स, ठीक है। इन चीजों के बारे में इन्हें बताया है, इसमें इन्होंने इस चीज को भी प्रमोट करा है। इट क्लियरली मीन्स कि हमारा क्या चाह रही है हमारी गवर्नमेंट, इन चीजों को प्रमोट कर रही है, वो उसके ऊपर क्या करेगी, व्हाट इज डूइंग, फंडिंग करेगी, वो आपको प्रमोट कर रही है कि आप उसको और आगे बढ़िए, ठीक है। नाउ यू गाइस मस्ट हैव हर्ड अबाउट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, सबको पता है ईवी आ रही है हमारे यहाँ। तो ईवी के लिए क्या होता है, उनकी चार्जिंग होती है, दे आर बीइंग चार्ज्ड। तो पहले क्या होता था, उनकी चार्जिंग स्टेशंस होंगे, चार्जिंग स्टेशन होंगे, आप वहां जाएंगे, अपनी व्हीकल चार्ज करेंगे, 2 घंटे चार्ज करेंगे, 2 घंटे वहां खड़े होके, तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो अ न्यू सिस्टम इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, बैटरी स्वैपिंग सिस्टम। आप लेके जाएंगे, वो कहते हैं सब लोग एक जैसी बैटरीज बनाएंगे, आपके पास एक बैटरी हुई, आपने अपनी बैटरी रख दी जो अनचार्ज थी, चार्ज बैटरी उठा ली, स्वैप कर ली और आप चले गए। इससे आपका टाइम कितना बचा, स्वैप कर लिया ना आपने, वरना ईवी के लिए आपको कितना वेट करना पड़ता। तो बैटरी स्वैपिंग सिस्टम इज इंट्रोड्यूस्ड। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग अबाउट ऑल इंक्लूजन्स वेलफेयर फोकस। हर घर नल से जल, 3.8 करोड़ हाउसहोल्ड विल बी कवर्ड इन 22-23। हर घर में पानी जाए, तो गवर्नमेंट हैज बॉट द स्कीम ऑफ हर घर नल से जल। पीएम आवास योजना, इस बार भी पीएम आवास योजना आई है जो आपको 80 लाख हाउसेस कंप्लीट होंगे 22-23 में, 80 लाख हाउसेस। देन पीएम डिवाइन, ये क्या बताता है, टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन फेड नीड्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। देखिए सबसे पहले आप समझिए, अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर डेवलप होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर डेवलप होगा तो ऑटोमेटिकली सारी इंडस्ट्रीज उससे इफेक्ट होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, अगर हम लोगों को सपोज, आपको पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का हमारे बजट में बहुत मेजर पोर्शन है, वील कवर लेटर ऑन। तो जब भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो उससे सारी चीजें डेवलप होती हैं, तो हमारा जितना भी सेक्टर्स है, शेयर प्राइसेस है, बहुत सारी चीजों के हाई जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने बोला है कि जितने भी विलेजेस हैं वहां पे भी हम ऑप्टिकल फाइबर केबल डलवाएंगे। विलेजेस में क्या हुआ, आप लोगों को सबको आइडिया होगा, अभी 2 साल से कोरोना में क्या सबका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। मेनी पीपल आर नॉट एबल टू गो टू देयर विलेजेस जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट इश्यूज। नहीं हो रहा है ना, जब इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं आएगी, दे कांट वर्क फ्रॉम होम प्रॉपर्ली। सो बिकॉज ऑफ दैट इन्होंने ऑप्टिकल फाइबर हर जगह पहुंचाने का भी इसमें बताया गया है। उसके बाद आप लोगों को पता होगा पोस्ट ऑफिस। व्हाट इज पोस्ट ऑफिस? पोस्ट ऑफिस स्कीम होती थी, लोग बहुत ज्यादा चाहते थे पोस्ट ऑफिस में कौन इन्वेस्ट करे, पोस्ट ऑफिस कौन जाए, इतना झमेला कौन करे। तो यहाँ पे इन्होंने इस बार डिजिटल कर दिया है, पोस्ट ऑफिस को भी क्या कर दिया है, डिजिटल कर दिया है। तो जब भी आपको कोई भी इशू होगा, आप पोस्ट ऑफिस में सब लोग इन्वेस्ट करते हैं, एवरीवन कैन इन्वेस्ट। जो भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं या जो लोग रिमोट एरियाज में रहते हैं, थ्रू डिजिटल मीडिया एवरीवन कैन इन्वेस्ट इन पोस्ट ऑफिस। उसके बाद डिजिटल पेमेंट, इन्होंने क्या बताया, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स टू सेट अप 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये क्या हो गया, हमारा कॉमर्शियल बैंक की 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स सेट हो गई हैं।
ईज ऑफ लिविंग के लिए देखिए ये क्या क्या आया है, इशुएंस ऑफ चिप एम्बेडेड ई पासपोर्ट्स। आप लोगों को पता होगा अब क्या हो रहा है, ई पासपोर्ट्स आ रहे हैं। पहले हम लोग क्या करते थे, पासपोर्ट ऑफिस जाते थे, वी अप्लाई, वी यूज्ड टू वेट, देन पुलिस officers should, है ना, they used to come to our place, then they visit us, then they give the final report, but now they are putting the system of e-passport। e-passport के थ्रू क्या होगा, e-passport क्यों लेके आए, जिससे फेक पासपोर्ट्स और कम हो जाए। देयर योर थंब इम्प्रेशन इज देयर, योर आई इम्प्रेशन इज देयर, तो इससे हम लोगों को बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, इज एस्टैब्लिशिंग सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन अर्बन प्लानिंग। बहुत सारे अर्बन प्लानिंग के सेंटर्स इन्होंने सेंटर्स रखे हैं जहाँ पे हम लोग अच्छे लोगों को रख के प्लान करते हैं व्हाट शुड वी डू। एक्सीलेंट सेंटर्स जहाँ पे एक्सपर्ट रहेंगे जो बाकी लोगों को, हम लोगों को एडवाइस करेंगे। वी स्टडी वन थिंग, रूपी कम्स फ्रॉम एंड रुपीज कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। तो पहले हम पढ़ेंगे रूपी कम्स फ्रॉम, कहाँ से, कौन कौन से सोर्सेज हैं। अगर वी आर हैविंग 1 रुपी तो वो कहाँ से आता है। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉन डेट कैपिटल रिसीट 2%, फाइन इनकम टैक्स 15%। हमारा कंट्री चलता है कैसे है, पैसा भी तो चाहिए रहता है। कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे हमारा घर चलता है, क्योंकि हम लोग कहीं जॉब करते हैं, ठीक है ना, हमारे पेरेंट्स कहीं जॉब करते हैं, फिर हम कहीं जॉब करते हैं, उससे हम चलाते हैं अपने एक्सपेंसेस। हमारी कंट्री कैसे चलती है, पहले नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स 2%, इनकम टैक्स 15%, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज 7%, कॉर्पोरेट टैक्सेशन 15%, जीएसटी 16%, then customs 5%, non-tax revenue 5%, borrowings and other liabilities 35%. Then पैसा आ तो गया, अब जाता कहाँ है ये हम देखेंगे। रुपी goes to pensions 4%, other expenditure 9%, central sector scheme, जो स्कीम सेंट्रल सेक्टर से आती हैं 15%, finance commission and other transfers 10%, state shares of taxes and duties 17%, इंटरेस्ट पेमेंट अगर हम बात करते हैं, आपको पता है फिजिकल डेफिसिट, मैंने जैसे बताया था, फिजिकल डेफिसिट कब होती है, जब हमारे खर्चे ज्यादा होते हैं हमारी इनकम से। अब हम लोग हमेशा डेफिसिट, यही तो चीज होती है। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, हर बार अपना बजट बनाते हैं कि इतना हमारा खर्चा होगा और इतनी हमारी इनकम होगी। डेफिसिट कैसे पूरी होती है, बोरोइंग्स क्या करती है, बोरोइंग करती है हमारी कंट्री, ठीक है। तो बोरोइंग पे भी तो हम इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट क्या हुआ, जब हमारे क्या ज्यादा होते हैं, when our expenses are more than our incomes, ठीक, fine। Defense 8%, subsidies 8%, the subsidies given by the government, centrally sponsored schemes 9%। We'll study PM गति शक्ति, ठीक है। PM गति शक्ति क्या होती है, it is driven by 7 engines, there are 7 engines, fine। Roads, railways, airports, ports, mass transport, waterways, logistics, infrastructure, fine। National Master Plan aimed at world-class modern infrastructure, logistics, synergy। क्या हुआ, हमारा जो गवर्नमेंट है वो पीएम गति शक्ति लेके आया, जिसमें इसने किस किस सेक्टर्स को कवर करा है, रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्टेशन, वाटरवे, लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। कमिंग विद इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, जिसकी कॉस्ट है 20,000 करोड़ रुपीज, दैट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। 400 वंदे भारत ट्रेन चलेंगी। जब ट्रेन हमारी चलेंगी तो क्या होगा, उसमें मटेरियल हमारा 400 वंदे भारत हमारे इंडिया में बनेगी, तो उसमें मटेरियल यूज होगा। जब मटेरियल यूज होगा, सब हम स्टील यूज कर रहे हैं, डिफरेंट पार्ट्स वी आर यूजिंग, तो जो भी पार्ट यूज होगा उसका कंजम्पशन बढ़ेगा, तो हमारा शेयर का प्राइस भी, उसका शेयर भी तो बढ़ेगा ना। सो शेयर प्राइस विल आल्सो बी इंक्रीज्ड। मेट्रो सिस्टम, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी विल बी देयर। 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन नेक्स्ट 3 years, मतलब कि 2025 तक हमारे पास 100 शक्ति कार्गो टर्मिनल्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद हमने देखा हमारा नेशनल हाईवे है वो कितने से इंक्रीज हो रहा है, 25,000 किलोमीटर्स, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला 25,000 किलोमीटर से हम लोग अपने नेशनल हाईवे को इंक्रीज कर रहे हैं, उतना ज्यादा हमारा बढ़ रहा है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एजुकेशन, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एग्रीकल्चर, वी हैव डिस्कस्ड फाइनेंस, नाउ वी आर डिस्कसिंग डेवलपमेंट्स इन डिजिटल फ्रंट। अगर हम डिजिटल फ्रंट की बात करें तो आरबीआई भी अब अपना डिजिटल रुपी लेके आ रही है। क्रिप्टो करेंसी समथिंग डिफरेंट, उसको वर्चुअल एसेट का नाम दिया गया है, लेकिन आरबीआई ने बोला है कि वो अपना, हम लोग क्या लेके आएंगे, अपना डिजिटल करेंसी लेके आएंगे। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जैसे मैंने आपको बोला क्रिप्टो करेंसी, इसका टैक्स रेट कितना हो गया है, 30% हो गया है। अभी जब हम लोग पढ़ रहे थे, अगर सपोज इफ आई एम गिफ्टिंग क्रिप्टो करेंसी टू समवन,
मैं गिफ्ट कर रही हूँ किसी को तो उसको भी 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। किसको? द रिसीवर, उसको 30% टैक्स पे करना ही पड़ेगा क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। देन वी स्टडीड 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स टू बी सेट अप इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स। टैक्स इकोनॉमी एंड फाइनेंस। फिजिकल डेफिसिट इस बार हमारा 6.9% ऑफ द जीडीपी होगा। कितना? 6.9% ऑफ द जीडीपी। फिजिकल डेफिसिट यू ऑल नो कब होता है? कब होता है? इज मोर देन इनकम। फाइन। और फिजिकल डेफिसिट हम कैसे अपना रिड्यूस करते हैं? बोरोइंग्स करके। ठीक है। टैक्स रिलीफ हम लोग मतलब मिलेगी टैक्स रिलीफ टू पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटीज। सो दिस इज द ब्रीफ अबाउट द बजट्स। रेस्ट वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। तो मुझे लग रहा है कि पिक्चर क्लियर हो चुकी होगी। एंड वाला मैनेजमेंट ग्रेजुएट, मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं, तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ वंडरफुल लाइट थ्रोन बाय यू ऑल, राइट? सो आई एम गोइंग एंड सिटिंग ओवर देयर जस्ट ऑब्जर्विंग कि आप लोग क्या बातें कर रहे हैं आज। एंड बी नेचुरल, एंजॉय दी सेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जैसे हम लोग यहाँ पे गदर हुए हैं आज बजट पे चर्चा के लिए। बजट कल प्रेजेंट किया ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने, सभी को मालूम है। तो कुछ एक बेसिक थीम को लेके चले थे। जैसे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्पेशली काफ़ी ज़्यादा फंड इन्फ्यूज़न किया, तो इसके इम्पैक्ट को हम आप स्टूडेंट्स के थ्रू जानना चाहेंगे कि आपका क्या व्यू है इस चीज़ों को लेके, अलग अलग सेक्टर में, इंफ्रा में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में। तो जो भी आपके व्यूज़ हैं प्लीज़ आप अपने अपने व्यूज़ शेयर करिए। यस सर। सर, जब भी हम कभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, किसी भी कंट्री की जब भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो हमेशा उस कंट्री की ग्रोथ के अकॉर्डिंग होता है। बिल्कुल। जैसे कि अभी हम कभी चाइना के बारे में जब भी हम लोग अपना सुनते हैं कि चाइना बहुत ग्रोथ कर रहा है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है और इंडिया का इतना नहीं है, इंडिया क्यों नहीं इतना ग्रोथ कर रहा है। इसीलिए अगर हम इस बजट को देखा जाए तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है हमारे लिए, क्योंकि जो हमारे जो रोडवेज़ वगैरह हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होने वाला है। लगभग 25,000 किलोमीटर्स जो रोड हैं वो हमारी बढ़ने वाली हैं, मतलब नेशनल हाईवेज इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। अगर हम बात करें नेशनल हाईवेज, क्योंकि इंडिया में बेसिकली यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लैंड एरिया है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर रोड्स वगैरह पे ज़्यादातर फोकस किया जाता है। और अगर हम देखा जाए स्कूल्स एंड कॉलेजेस की बात की जाए, किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए जब भी हम स्कूल्स और कॉलेजेस में आते हैं, सबसे ज़्यादा एजुकेशन, वहाँ के लोग कितने एजुकेट हैं। जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ इंडिया में एजुकेशन का जो स्टेटस है वो धीरे धीरे दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो एजुकेशन को है डिजिटलाइज करा जा रहा है, और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं। जैसे कपिल ने बोला एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन डिजिटलाइज हो रही है, इससे कितना बेनिफिट्स रहेगा। विलेजेस में बहुत सारे लोग हैं जो स्कूल्स नहीं जा पा रहे। आप में से बहुत लोग भी होंगे जो अपने ऐसे ऐसे सिटीज से आए हैं जहाँ पे अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं, बट अब आप वहाँ पे रह के भी पढ़ाई कर सकते हैं थ्रू डिजिटल एजुकेशन। सो हमारी गवर्नमेंट ने इसीलिए क्या बोला है कि वो 200 चैनल्स आएंगे टीवी में। पहले 12 थे, नाउ वो क्या हो गए 200 चैनल्स हो गए। जिससे कि टीवी पे बैठ के भी आप क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स विल बी टीचिंग ओवर देयर। कपिल ने जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू डिस्कस किया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो रोडवेज की बात कर रहे थे, उसमें रोडवेज में क्या था, अपने पास हाईवेज इतने डेवलप्ड नहीं थे, जो कि अब डेवलपिंग फेज में हम लोग आ गए। तो उससे टाइम सेविंग हो रही है हमारी। दूसरा क्या हो रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट में जो डैमेज हो रहे थे हमारे स्पेशली फ्रूट्स वगैरह, वो हमारा कम हो गया। ठीक है। तीसरी चीज़ क्या हो रही है कि इसी जब ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज होगा, ऑब्वियस सी बात है कि इंश्योरेंस भी इंक्रीज होगा। इससे को रिलेटेड या रिलेटेड इंडस्ट्रीज है वो भी ग्रोथ करेंगी। yes, तो आप लोग इन चीज़ों को फोकस करते हुए चलिए कि किस चीज़ का इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे क्या आ रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री पे जो इम्पैक्ट आएगा वो इम्पैक्ट हमारे जीडीपी में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है। yes sir. ओके। I also want to add some more points on this topic. And when we talk about the EVs, when we shift around the e-vehicles, and we also hear the road maps, the कुछ sometimes there are यहाँ पे कुछ roads ऐसी बनाई जा रही हैं, कुछ highways ऐसे बनाए जा रहे हैं जो e-ways के लिए ही होंगे कॉमन। यहाँ से जैसे कि अगर हम बात करें दिल्ली और मुंबई, जो एक हाईवे का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी आया है रिसेंटली में, उसमें ये बताया गया जितने भी हमारे व्हीकल्स वगैरह जो ईवीज़ के होंगे वो उन हाईवेज़ पे डायरेक्टली चल सकते हैं। जैसे कि वहाँ पर क्या है, वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन पहले से ही सेटअप कर दिए जाएंगे, आपको और कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको दिल्ली और मुंबई के बीच में अगर आपको सफ़र करना है तो आप उस हाईवे पर जा सकते हैं, ना कि जो जिसपे पेट्रोल पम्प वगैरह हैं, अगर आपके पास बेसिकली ईवीज़ है तो। बहुत बढ़िया। स्वाइप चार्जिंग आई थिंक इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। यस Yes sir, I am completely agree with Kapil Sharma, and I am going to
tell about something about agriculture. What government has changes in 2021 and 2022. तो जैसे कि हम सब जानते हैं. Before Jaskan speaks, I want to know something more about EV, which has been introduced in a budget. Who will tell about that? Yeah. Good afternoon, everyone. My name is Adit Singh, and I would like to add some points which Kapil has told that about the EVs. The government has introduced swapping policy also, so that you don't need to wait to charge your battery. You don't need to waste your time. You can go there, you can swap batteries, and you can then move on. So it will save your time. Yes, ma'am. I am agree with Adit. Now just correct please. ओके सर, थैंक यू. तो मैं जैसा कि आप लोगों को बता रहा था, एग्रीकल्चर में क्या क्या चेंजमेंट आया है, गवर्नमेंट ने क्या क्या बोला कल, तो मैं आज वही बताने जा रहा हूँ आप लोगों को. फर्स्ट थिंग इज़ दैट गवर्नमेंट ने फार्मर्स को प्रोवाइड करना है केमिकल फ्री फर्टिलाइजेशन, मतलब केमिकल्स का कम से कम यूज़ हो, नेचुरल फार्मिंग हो. तो इसमें गवर्नमेंट ने कल इंड्यूस्ड किया ये चीज़ की गवर्नमेंट शुड हेल्प देम इन प्रोवाइडिंग इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू नेचुरल प्रोसेस, मतलब उनको नेचुरली रखना है. एंड सेकेंड थिंग आई वांट टू नो एंड आई हैव टू नो दैट गवर्नमेंट कैसे उनको हेल्प करेंगी. तो वो कैसे हेल्प करेंगी, गवर्नमेंट ने ड्रोन सिस्टम किया, गवर्नमेंट वॉच करेंगी उनकी पेस्टिसाइड्स को, इंसेक्टिसाइड्स को, उनकी क्रॉप्स को, क्या क्रॉप्स कैसी कंडीशन है उनकी, कैसे गवर्नमेंट क्या मतलब फार्मर्स क्या यूज़ कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनमें उनको देख के हेल्प करेंगी. गवर्नमेंट कैसे हेल्प करेंगी, गवर्नमेंट उनको रिवर गंगा के विद इन 5 किलोमीटर के आसपास की जैसे फर्टिलाइजिंग जो ज़मीन होती है सबसे बेस्ट जो होती है वैसे कॉरिडोर्स की प्रोवाइड करवाएंगे उनके. और इसमें वो हेल्प कर सकते हैं ड्रोन्स के थ्रू फर्टिलाइजेशन के लिए, ड्रोन्स के थ्रू स्प्रेइंग, मतलब जैसे जो स्प्रे करते हैं जो भी मेडिसिन होती हैं, जो एक्चुअली वो ड्रोन्स के थ्रू जो मेडिसिन या पेस्टिसाइड्स स्प्रे कर रहे हैं, एक ऑप्टिमम क्वांटिटी जितनी चाहिए होती है उतना ही निकलेगा. ओके. पहले हम लोग क्या करते थे, ह्यूमन बीइंग करते थे, पंप करते थे. Yes, sir. तो वो ड्रोन के थ्रू टाइम सेविंग होगा, प्लस हमारा जो वेस्टेज ऑफ पेस्टिसाइड है वो भी बचेगा. एंड क्रॉप असेसमेंट भी होगा, वो लैंड कैसा है क्रॉप असेसमेंट हो पाएगा. लैंड मैपिंग का भी काम उसी के थ्रू करना है. हो जाएगा. दे ऑल्सो कैन रिकॉर्ड द लैंड, मतलब कितना कौन से एरिया में आ रहा है, किनकी कौन सी लैंड है, ये भी उनको हेल्प होगी. And beside that, I would like to add that the government is also trying to introduce post-harvesting method, so that we have seen the cases in that this problem of smoke बहुत सारा हो जाता है. जैसे लोग अपनी फसल कटाई कर ली उसके बाद वो लोग आग जला देते तो उससे बहुत धुआं निकलता है. तो गवर्नमेंट ये सोच रही है कि उनको उस बारे में एजुकेट किया जाए, कि समझाया जाए कि उसके भी यूजेस हैं, आप उसको बर्न मत करिए, पॉल्यूशन जो होता है उस प्रॉब्लम से बचने के लिए. वो एग्री वेस्ट को किस तरीके से फर्दर आगे ट्रीट करना है, उसको किस तरीके से हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं उसकी बात. वेरी गुड. गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ अरीशा हाशमी. जैसे कि जसकरण ने बताया कि गंगा रिवर के 5 किलोमीटर के रेडियस में ही आएगा. मुझे ये जानना था कि साउथ में भी तो फार्मिंग्स होती हैं, तो उन्होंने बाकी के रिवर्स को क्यों नहीं इंक्लूड किया, ओनली गंगा को ही क्यों इंक्लूड किया? उसका रीज़न बेटा ये जो गंगा हिमालयन रीजन से निकलती है और हिमालय में बहुत सारे जड़ी बूटियाँ वगैरह अवेलेबल होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट गंगा के वाटर में आता है. यस सर, गवर्नमेंट मतलब ये मानना है. और गंगा नदी ऐसी है तो पूरे साल इसमें पानी रहता है. इन केस अगर कभी पानी की शॉर्टेज हो जाएगी, साउथ में साउथ में भी सर केन बेतवा उन्होंने मनी फंडिंग करी है. उन्होंने बोला है कि उससे बहुत सारे जो फार्मर्स है उसमें उनको हेल्प मिलेगी और पीने के लिए फ्रेश वाटर भी मिलेगा, क्लियर वाटर उसके थ्रू. कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे. एग्रीकल्चर में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो ऑयल सीड से रिलेटेड था. यस मैम, ऑयल सीड्स क्या होता है, ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, ऑयल सीड्स इंपोर्ट करते हैं. गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है हम लोगों को कि ऑयल सीड्स का क्या हो, हम लोग इन हाउस प्रोडक्शन कर सके, हम उसे इम्पोर्ट ना करें. edible oil के बारे में. I also want to add some more points on this topic like agriculture waste. जब भी हमारे दिमाग में कोई एक नया आइडिया आता है कि एग्रीकल्चर वेस्ट को हम कैसे यूज़ करेंगे, जब भी हमें लगता है कि हम किसी चीज़ को कुछ नया इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम कुछ नया सोच रहे हैं, यानी कुछ हम नई इंडस्ट्री के बारे में कुछ नया अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं. सपोज है इसी से ही आता है एक स्टार्टअप में एक इंटरप्रेन्योरशिप, किसी के मेंटल आती है, उसके दिमाग में आता है कि हम कुछ नया बिजनेस करेंगे. तो इसीलिए जो हमारी गवर्नमेंट का ये जो बजट है, मेनली इस पर भी फोकस किया गया है कि जो भी बच्चे अगर कुछ नया सोच रहे हैं
कुछ नया करना चाहते हैं, वो अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। बिसाइड देम अगर वो किसी और के थ्रू अंडर वर्क कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम अपना खुद का बिजनेस करें। इसलिए वो स्टार्टअप्स पे भी बहुत ज़्यादा जोर देने की कोशिश कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ने इसमें एक काम और किया कि जैसे जो स्टार्टअप्स 31 मार्च 2022 तक रजिस्टर हो गए हैं, उनके लिए पहले जो टैक्स फ्री था वो 3 इयर्स तक के लिए था, उसके बाद 4 इयर्स हो गया करके 4 इयर्स तक टैक्स हॉलिडे बना दिया। यस टैक्स हॉलिडे 4 इयर्स तक का कर दिया। नाउ अंजलि, व्हाट्स योर व्यू? So, is my view is that in budget 2022, the digital word is used in 9,091 times. But in education field, the digital word is used for like digital currency, digital economic, digital high-tech services for farmer, digital institution, digital ecosystem, digital teachers, digital institution. So, in my opinion, the digital word is used in education field most. Like the government is making digital university, digital campus for students. The government is more focusing on online classes as per offline classes. Like in pandemic, most of the time the online classes is provided by our schools, colleges also. But government also should know that in online classes some is happening that we don't get enough education as we compared offline education. So the government should notice that also, that they should focus more on offline education in my opinion. What about telecom sector, sweetie? Ma'am, my topic is inclusive focus. Now first जैसे नल, हर घर नल, इसमें क्या है 3.8? जैसे कि मैम एजुकेशन के लिए मैम जैसे अब टेलीकॉम इंडस्ट्री 5G अब कर रहे हैं मैम, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मैम, और जैसे मैम बहुत सारे विलेजेस में मैम कनेक्ट कर रहे हैं मैम 28 डेज को 30 डेज में इंक्रीज कर दिया गया उसको मैम 28 डेज को मैम 30 डेज रिचार्ज के लिए कर दिया गया मैम। ऑप्टिकल फाइबर जो विलेजेस में कनेक्ट कर लिया जा रहा है मैम, इसलिए क्योंकि मैम पैंडेमिक टाइम में बहुत सारे काम वर्क फ्रॉम होम चला था मैम, जिससे उन लोगों को अपने विलेजेस से दूर ना जाके काम करना पड़े, उनका टाइम भी बचे, वो अपने फैमिली के साथ रहे और सेफ भी रहे। इसलिए मैम मेरे एक दिमाग में एक सर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि जब भी हम डिजिटल वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम इतने सारे डिजिटल वर्ड का मतलब 34 टाइम्स डिजिटल वर्ड का यूज़ किया गया है। इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो मेरे समझ में भी नहीं आ रहे, मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि इसमें वर्ड यूज़ किया गया है डिजिटल यूनिवर्सिटी। इसमें डिजिटल यूनिवर्सिटी का मीन्स क्या है कि हम डिस्टेंस लर्निंग करेंगे उससे, या वहाँ पर जाके या कुछ अलग तरीके का वहाँ क्या होने वाला है? बेटा अभी फाइन प्रिंट्स आने चाहिए बजट के, तब क्लियर होगा। अभी तो एक प्रपोजल है जस्ट, जब फाइन प्रिंट्स इसके आएंगे तब क्लियर होगा कि क्या किस तरीके से फॉर्म किया जाएगा। इसे हाइपोथेटिकल हम लोग नहीं बोल सकते हैं इस चीज़ को। अगर हम लोग डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात कर ही रहे हैं तो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया डिजिटल रुपीस, जो कि डिजिटल बैंकिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के यूज़ उसके थ्रू होगा इस 2022 के लिए। तो आपको हाँ, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जैसे जो क्रिप्टो करेंसी वर्ड बहुत चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये करेंसी नहीं है, इसको हम लोग डिजिटल वर्चुअल एसेट कंसीडर करेंगे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिजिटल करेंसी इशूड बाय आरबीआई और क्रिप्टो करेंसी। यस मैम, क्रिप्टो करेंसी को उन्होंने नाम दे दिया है, क्या नाम दिया? वर्चुअल डिजिटल एसेट। उन्होंने कहा कि आप जो भी इनकम आपकी अर्न होगी उस पर हम 30% टैक्स रेट लेंगे। ये में भी इस पे हम लोग बात कर सकते हैं कि जैसे जिन लोगों ने पहले से इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अब उन्होंने ऐसी बात बोल दी तो भाई 30% का टैक्स उनको पे करना पड़ेगा। इनफैक्ट द रिकॉग्निशन इज गिवन। आपने देखा क्रिप्टो को एक रिकॉग्निशन मिला, इससे यस मैम, नो मैम, कंफ्यूज्ड, क्या कोई रिकॉग्निशन नहीं था। एक हमारे पास पॉलिसी आनी थी लेकिन नहीं आ पाई थी, बट इफ गवर्नमेंट इज चार्जिंग 30%, इसका मतलब है उसको रिकॉग्निशन दिया है। मैम क्रिप्टो करेंसी पे कोई बिल भी तो पास होने वाला था, वो हुआ नहीं। क्रिप्टो करेंसी पे बिल नहीं पास हुआ, लेकिन इसको यहाँ रिकॉग्निशन मिल गई है। इंडिया में इन्वेस्टर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 5 से 6% होंगे क्रिप्टो करेंसी पे। यस, और वो कैसे रिस्क ले सकते हैं कि 30% वो फिर टैक्स पे करेंगे? टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। अगर आप इंडिया में रहते हैं, आप इनकम कमाते हैं, तो जितनी भी इनकम्स होती है उस पर आपको टैक्स पे करना रहता है कि नहीं? गवर्नमेंट को पहले इस चीज़ की नोटिस, मतलब एक चीज़ और है इसमें कि टैक्स देना हर पर्सन की लायबिलिटी है। विदाउट टैक्स कोई कंट्री ग्रो नहीं कर सकती। सर टैक्स तो हम हर फॉर्म में लगभग देते ही रहते हैं। जैसे तो जो गिफ्ट को टैक्स नहीं देते हैं, वो इनकम आपकी कौन सी होती है? ब्लैक इनकम। तो क्रिप्टो को उन्होंने कर दिया ना मैम, 2 इयर्स का पीरियड भी तो दे दिया आईटीआर फाइल। वो तो आईटीआर फाइल करने का दिया है ना, वो तो एक्सटेंड कर दिया है। बात कर रहे हैं तो क्रिप्टो के बारे में इन्होंने एक और चीज बोली है। पहली चीज जैसे इन्होंने ये बोला कि 30% टैक्स करेंगे। क्रिप्टो से आपको कोई भी लॉस होगा
तो वो लॉस क्या होगा आपका, नाइस सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वो आपको लॉस आप अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है ना वो चीज। और उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का ही सिर्फ डिडक्शन मिलेगा। मैम जैसे कि असफर ने बताया 30% टैक्स हमारे इस पे क्रिप्टो करेंसी पे लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया गया इंडिया में? लीगल और इंस्टीट्यूशन दोनों में डिफरेंस है। शॉर्ट ऑफ लीगल मींस होता है कि उसके लिए प्रॉपर बिल लाके एक रूल्स रेगुलेशन बना देना और एक रिकॉग्निशन देना, ठीक है हम भी उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, डिजिटल करेंसी के फॉर्म को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ये चीज होती है। लेकिन सर हम टैक्स भी तो उन्हीं चीज पे ले सकते हैं जो कि लीगल हो। ऐसा नहीं है बेटा, हम लोग इलीगल इनकम पे बिजनेस भी होता है हमारा, इलीगल बिजनेस पे भी टैक्स पे करते हैं, ऐसा नहीं है। अनडिस्क्लोज इनकम लोगों की मिलती है उसमें हम टैक्स लगाते हैं ना। जिन लोगों ने अभी ये डिमोनेटाइजेशन में उससे पैसा लिया था ना लोगों से। हाँ, एक तो आपका क्या व्यू है? Yes sir, good afternoon sir. Sir, as we know that we have just heard about the finance minister said that स्पेशली दिस टाइम रेलवेज़ में फोकस कर रहे हैं वो लोग, जैसे कि 400 वंदे मातरम भारत जो भी ट्रेन है लॉन्च होने वाली है इन 3 years. सो मैम ड्यू टू विच प्राइजेज ऑफ स्टील विल ऑल्सो इंक्रीज, सो डिमांड ऑफ स्टील विल इंक्रीज इन द Yes, इंडस्ट्री। ma'am. Yes, इससे जो भी चीजें ट्रेन में लग रही हैं, अगर आप देखा जाए इंडस्ट्री वाइज आप देखेंगे तो उसके शेयर प्राइस बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि मैम मशीन दैट इंडस्ट्री विल ग्रो, और जो इंडस्ट्री ग्रो होगी उसका शेयर प्राइस अपने आप ही ग्रो करेगा। ठीक है, डिस्कस समथिंग अबाउट डायरेक्ट टैक्सेशन। आप लोगों ने टैक्सेशन भी पढ़ा होगा, टैक्सेशन से रिलेटेड क्या पॉइंट्स आए हुए हैं, कौन बताएगा? मुस्कान बताइए। मैम टैक्सेशन प्रपोजल्स जो आए हैं हमारे, उसमें जो ITR फाइल जो करना था 2 साल के अंदर, मतलब 2 साल उसको इंक्रीज कर दिया गया है। पहले वो 1 year था, अब वो रिटर्न फाइल करते हैं, पहले क्या था रिटर्न फाइल करके आप रिवाइज कर सकते थे 1 year तक, विद इन 1 year। अब नाउ क्या कर दिया उसको इन्होंने 2 years कर दिया गया है। मैम टैक्स जो रिलीफ मिला है पर्सन, वो डिसेबिलिटी जो पर्सन्स होते हैं उनके बच्चों को और उनके फैमिलीज को डिसेबिलिटी। हाँ, यस मैम, यस मैम। और जो हमारे पास इंक्रीजिंग टैक्स उनके लिमिट्स जो है एम्प्लॉयज़ की, उनको NSP अकाउंट्स के स्टेट गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयज़ को कर 14% का कर दिया गया। यस मैम, पहले 14% तक का। और कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो उनको पहले 18.5% का टैक्स देना पड़ता था, जबकि कंपनीज को 15% का देना पड़ता था। तो वो रिड्यूस कर दिया गया है 18 to 15%। जो है वो 15%। यस मैम। मेडिकल सेक्टर में कुछ गवर्नमेंट ने किया कि नहीं किया? यस सर, किया है सर, हेल्थ इंश्योरेंस। सर मेडिकल सेक्टर में इन्होंने केवल 8% इंक्रीज किया है। मेडिकल सेक्टर में इन्होंने जो अपना बजट है उसमें 8% इंक्रीज किया है। अगर हम देखा जाए तो अभी ये जो पेंडेमिक आया था इसमें काफ़ी लोगों की जॉब्स वगैरह भी चली गई थी। वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है अनएम्प्लॉयड हो गए थे, लेकिन उन्होंने इस बजट में ये भी बताया कि हम 60 लाख लोगों को एम्प्लॉयड करेंगे। लेकिन मुझे ये बात अभी भी नहीं समझ में आ रही, अगर ये 60 लाख को एम्प्लॉयड करेंगे तो जो अनएम्प्लॉयड हुए थे, ये बोल रहे हैं 60 लाख न्यू एम्प्लॉयड करेंगे, तो जो पहले से अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, पेंडेमिक में अनएम्प्लॉयमेंट हो गए हैं, और जो नए एजुकेशन करके जो नए बंदे आगे आए हैं, तो वो उनको इतनी ज़्यादा जॉब्स कैसे प्रोवाइड कर पाएंगे? ये बोलते तो बहुत कुछ है लेकिन बजट में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के वर्ड को उन्होंने यूज किया। कैपिटल एक्सपेंडिचर हर सेक्टर में वो दे रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का जैसे मैंने बोला कि ये रिटर्न इकोनॉमी में वापस आएगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई दे हैव गिवन अ डेडलाइन 2025। जो भी इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे जसकरण ने बोला कि केमिकल सेक्टर में, पेस्टिसाइड सेक्टर में इंडस्ट्री सेटअप होगी, शायद मे भी बहुत कम लोग अवेयर होंगे कि हम लोग केमिकल और पेस्टिसाइड के लिए डिपेंडेंट होते हैं चाइना के ऊपर। लेकिन अब जो API जो होता है फार्मा सेक्टर में वर्ड यूज होता है, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स, वो हम लोग खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करने लगे हैं। इवन आप देख रहे हैं कि हम लोग कोविड की वैक्सीन भी हम लोगों ने बना के इतनी तेजी से इंडिया में डेवलप करके और सबको दे दिया। तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की हम बात कर रहे हैं हर सेक्टर के लिए है। जैसे अभी आप स्टील सेक्टर की बात कर रहे थे, एकता स्टील सेक्टर की बात कर रही थी कि हम लोग खुद ही मैन्युफैक्चर करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ जो मिसिंग हो गई है वो था कि मेक इन इंडिया वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, कि सारी चीज़ें हम इंडिया में ही बनाएंगे। तो जब मेक इन इंडिया करेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि एकदम तो एक मेक इन इंडिया हो नहीं जाएगा, टाइम लगेगा। 2025 की बात कर रहे हैं तो हम लोग एक स्टेप लेके चल रहे हैं और होपफुली हम लोग आगे बढ़ेंगे जिससे कि हम डिपेंडेंट हों। और उसके संग संग देखिए सब लोगों ने डिस्कशन किया, लेकिन
कोरोना के टाइम में सबसे ज्यादा डिस्टर्ब सारी इंडस्ट्री हो गई थी, लेकिन केवल एक सेक्टर काम कर रहा था, मेडिकल सेक्टर, एग्रीकल्चर, जो कि इकोनॉमी को बचा के रखे हुए था, मेडिकल एंड ऑल। तो इस सेक्टर पे इसीलिए गवर्नमेंट ने फोकस किया है कि इंडस्ट्री को तो प्रमोट करेंगे, साथ साथ हम एग्री सेक्टर को भी प्रमोट करें, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर उन्होंने इन्फ्यूज किया है इतना ज़्यादा, जिसका रिटर्न हमको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा, इसीलिए पॉपुलिस्ट बजट नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों को टैक्स बेनिफिट नहीं मिले हैं। मुझे भी लगता है कि शायद मेडिकल सेक्टर को ज़्यादा देना चाहिए था और सेक्शन 80D को थोड़ा प्रमोट करना चाहिए था, क्योंकि सभी लोगों के घर में कोई ना कोई बीमार तो हुआ ही है। एग्जैक्टली सर। नो मैम। तो जैसा मैं डायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में बात करूंगी, टैक्सेशन जैसे कि देखते हुए कोविड की सिचुएशन, हमारे टैक्स स्लैब्स नहीं बढ़ाए गए, स्लैब्स जो पहले थे वो वैसे ही हैं कि टैक्स बर्डन ना हो। देखा जाए तो हमारे बजट में टैक्स के लिए कुछ डायरेक्ट टैक्सेशन के लिए कुछ खास नहीं आया है। अगर आप बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो सरचार्ज भी इन्होंने 15% लिमिट करा है, दैट इज ऑल्सो फॉर वेरी रिच पीपल, क्योंकि 50 लाख तक की लिमिट है। अब 50 लाख रुपीज उन्होंने सरचार्ज की लिमिट करी हुई है। सो बजट अगर हम देखें तो बजट इज ओवरऑल वेरी फ्यूचरिस्टिक बजट। इसमें लेमैन के लिए या फिर मिडिल क्लास फैमिलीज जैसे लोग कह रहे हैं, इसमें ये सारी चीज़ें नहीं है, बट बजट इज वेरी एक्सीलेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ ओवरऑल इकोनॉमी। ये फ्यूचरिस्टिक बजट है जिससे कि हमारी इकोनॉमी को आगे चल के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। जैसे आप लोगों ने पढ़ा, हमारा फिजिकल डेफिसिट निकाला गया, कितना फिजिकल डेफिसिट है? 6.9। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, जब हमारे क्या ज़्यादा होते हैं, एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा होते हैं इनकम हमारे इनकम से, तो वो हम जो कि इन्होंने इतना दिखाया, इतना एग्जैक्टली नहीं हो पाएगा। हो जाए, ये ट्राई करेंगे कि इतना हो, बट ज़्यादा ही होगा, बट वील मैनेज इट ऑल। तो बजट जो है ये हमारा फ्यूचरिस्टिक है, इससे बहुत बेनिफिट्स होगा। अभी जब हमारा फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस होगा तो सारी चीज़ें हम लोगों को क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू। थैंक यू मैम।